बच्चे पार्टी, होप सो आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर 3 एटम एंड मॉलिक्यूल। जैसे कि आप लोगों को स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स है। सबसे पहला हम चैप्टर पढ़ रहे हैं तो चैप्टर के बारे में तो पता होना चाहिए ना। तो एटम्स और मॉलिक्यूल है क्या? एटम क्या है? वो छोटे से छोटा पार्टिकल ऑर्गेनिज्म जो हमारी पृथ्वी पर पाया जाता है। जब हम एटम्स को आपस में मिला देते तो वो क्या बनाता है? मॉलिक्यूल बनाता है। तो एटम ने मिलकर क्या बनाया? मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल ने मिलकर क्या बनाया? आगे जितने भी हमारे पार्ट्स हैं या फिर कुछ भी चीज है वो सारी आगे चीजें बनाई है। ठीक है, तो एटम एंड मॉलिक्यूल तो आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन अब इसकी खोज किसने कर दी है इस बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इसके आगे का पोर्शन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ये क्या होता है? लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को दो पार्ट्स में डिवाइड करें। एक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और दूसरा है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ये दोनों लॉ क्या कहते हैं? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है ऐसे कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या होता है। क्या? तो इसको आप अच्छे से पढ़ लेना। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है? मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय। जो हमारे कोई भी एलिमेंट है, ठीक है, कोई भी एटम है जिसका मास ना ही क्रिएट करा जा सकता ना ही डिस्ट्रॉय करा जा सकता, वो क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान जब मैं मास को ना ही क्रिएट कर पाती और ना ही डिस्ट्रॉय कर पाती तो उसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लाइक जैसे मैंने यहाँ पर क्या आपको एक एग्जांपल में दे रखा है कि रिएक्टेंट क्या है हमारा? रिएक्टेंट क्या मिला है? प्रोडक्ट मिला है। जैसे A प्लस बी को जब मैंने कंबाइन करा तो उसने मुझे क्या दिया? C प्लस डी दिया। तो रिएक्टेंट को जब रिएक्ट करा, रिएक्टेंट क्या है? A प्लस बी रिएक्टेंट है, ठीक है, और C प्लस डी क्या है हमारा? ये क्या है? हमारे प्रोडक्ट है। रिएक्ट होने के बाद जो चीज हमें मिलती है वो क्या कहलाती है? प्रोडक्ट। तो इस दौरान पर जो रिएक्टेंट वाली साइड का मास होगा और जो प्रोडक्ट वाली साइड का मास होगा, ये दोनों क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। ठीक है, नेक्स्ट वन इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन आपको क्या बताता है? इन अ केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनिट प्रोपोर्शन बाय मास। हमारे इस लॉ में आपको क्या बता रहा है कि जो भी हमारा केमिकल सब्सटेंस है उसके अंदर जो एलिमेंट होंगे वो उसी प्रोपोर्शन में होंगे, ना कि हमने वेट के अनुसार दे रहा है, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, जैसे H2O है, पानी किससे बनता है? H2 और O, ये एलिमेंट चाहिए ना। तो इस दौरान पर हमारा रेशियो क्या होगा? दोनों का डिफरेंट डिफरेंट होगा ना। तो इस दौरान पर हमारा मास को नहीं देखा जाएगा, इनके रेशियो को देखा जाएगा और इनके रेशियो की मदद से क्या बनाएंगे? हम इनके एलिमेंट्स को बनाएंगे। जैसे कि एग्जांपल में लेते हैं, in water the ratio of the mass of hydrogen to the mass of oxygen is always 1:8 respectively। अगर मैं यहाँ पे रेशियो ले रही हूँ ऑक्सीजन का और हाइड्रोजन का, तो इस दौरान पर रेशियो क्या रहेगा? 1:8 रहेगा। अब ऐसा तो नहीं है ना कि पानी बनाने के लिए मैं एक एलिमेंट कम कर दूं और ये पानी बन जाएगा, नहीं होगा। हमने ऊपर ही पढ़ा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में पढ़ा है, मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो इस दौरान पर हमारा पानी नहीं बनेगा, H2 के एलिमेंट्स लेने पड़ेंगे, O के एलिमेंट्स लेने, तब जाके हमारा कहीं ना कहीं ये पानी को क्रिएट करे। नेक्स्ट चलते हैं, ये मुसीबत की जड़ कौन लेकर आया है? जॉन डाल्टन। लेट्स टॉक अबाउट जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन गेव हिज थ्योरी अबाउट द मैटर। जॉन डाल्टन ने क्या करा था? इस थ्योरी को दिया था। थोड़ी तो मेहनत कर देना, तो थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। He said that the smallest particle of matter is called atom। उसने कहा था कि जो मैटर क्या है? कोई भी वस्तु, कोई चीज हो सकती है, ठीक है, जब मैं उसका छोटे से छोटा पार्टिकल लूंगी तो वो क्या कहलाएगा? एटम कहलाएगा। सिंपली बोला भाई कि एटम क्या है? किसी भी मैटर का छोटे से छोटा पार्टिकल क्या है? एटम। लेकिन 4 लोग आते हैं, 4 और डिफाइन दे देता है, वो चीज हो गया। तो हम क्या पढ़ेंगे? यही पढ़ेंगे डाल्टन का, कि डाल्टन सर ने बताया था कि जो सबसे छोटा पार्टिकल है मैटर का वो क्या कहलाएगा? एटम कहलाएगा। अब डाल्टन सर ने डिफाइन के साथ साथ आपको थ्योरी भी दे दी कि बेटा थ्योरी तो पढ़नी पड़ेगी तुम्हें। तो देखते हैं थ्योरी में क्या बताया।
तो थ्योरी में उन्होंने कहा एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल टीनी पार्टिकल। जितने भी मैटर है वो किससे बने हैं, छोटे छोटे पार्टिकल से बने हैं। किसके छोटे पार्टिकल, एटम्स के। मतलब लाइक मैटर क्या है, कोई भी चीज है, ठीक है। अगर मैं किसी चीज को तोड़ती रहूं तो वो बहुत छोटे पार्टिकल्स में नहीं आ पाएगा, हमारे हमसे नहीं आ पाएगा। लेकिन हाँ, अगर मैं केमिकली तौर से करना चाहूँ तो हो जाएगा, ठीक है। तो जब मैंने उसको बहुत छोटे से छोटे पार्टिकल में डिवाइड करा तो उस समय पर उसने क्या दिया, हमें एटम दिया। इट्स मीन एटम जब आपस में कंबाइन हुए तो क्या मिला, मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन हुए तो क्या मिला, मैटर, ठीक है। नेक्स्ट, एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। एटम को ना ही हम बना सकते ना ही हम खत्म कर सकते, ठीक है। All atom of given element are same in size, mass and chemical property। हमारे जितने भी एटम होते हैं, जितने भी दिए गए एलिमेंट है, उन सभी के साइज, मास, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी कैसे पहले से दे रखी होती है, हम उसको अपनी मनचाहे तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। लाइक हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो अब मेरा मन चाह रहा है कि भाई मेरे को 1 नहीं चाहिए हाइड्रोजन, तो मैं चेंज कर दूं, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। एटम को क्या करा, एटम की अपनी ही एक खासियत होती है, उनका अपना साइज है, अपना मास है, अपनी केमिकल प्रॉपर्टी है, तो उसी के अनुसार वो क्या करते हैं, वो पृथ्वी पर रहते हैं। एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट इन साइज, मास एंड केमिकल प्रॉपर्टी। जो एटम्स है, जो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स है, ठीक है, एटम्स है, एलिमेंट भी है, तो जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एलिमेंट है, उनके डिफरेंट साइज है, डिफरेंट मास है, डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी है, ठीक है। हमने अभी ऊपर पढ़ा कि जो हमें दिए गए एलिमेंट है उनके साइज, मास, केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, और अब हमने क्या पढ़ा कि जो अलग अलग एलिमेंट है ना, उन सबके साइज, मास, केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, अलग अलग होगी। एटम कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड। जो एटम है, इनका रेशियो कैसा बनता है, स्मॉल होल नंबर होता है। होल नंबर क्या होते हैं, 0 से शुरू होते हैं, इंफिनिटी पर खत्म होते हैं, पता है ना इतना। तो 0 से स्टार्ट होता है और इंफिनिटी पर जब वो खत्म होता है तो वो हमारा क्या है, होल नंबर। तो जितने भी हमारे एटम है वो कंबाइन होने के बाद जो रेशियो देता है वो होल नंबर पे देते हैं, जिसकी मदद से एक कंपाउंड फॉर्म होता है। कंपाउंड क्या है, जब दो एलिमेंट आपस में मिल जाते हैं तो वो कंपाउंड बना देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन, द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम आर कांस्टेंट इन गिवन कंपाउंड। हमारा कोई भी कंपाउंड है, उस कंपाउंड को बनाने के लिए जितने हमने एलिमेंट लिया है, जितने हमने एटम लिया, वो सब क्या है, कांस्टेंट है। ऐसा नहीं होगा कि मेरा मन चाह रहा है तो मैं चेंज कर दूं, नहीं होगा ऐसा, ठीक है। जैसे H2O, अभी मैंने मतलब मोस्ट लाइकली आपके लिए H2O का एग्जांपल ले रही हूँ, तो मैं चाहती हूँ भाई H2 नहीं लेना, मुझे H5 लेना, मैं नहीं ले सकती, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे क्या है कि हमारे जितने भी कंपाउंड बनाने हैं उनके एटम्स क्या रहते हैं, कांस्टेंट। नेक्स्ट वन इज एटम। एटम 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 करते करते एटम आ गया। एटम है क्या, atom are the smallest particle of an element which can take part in a chemical reaction। atom क्या है, एक छोटा सा पार्टिकल है हमारे एलिमेंट के अंदर, जो क्या कर रहा है, हमें केमिकल रिएक्शंस को दे रहा है, ठीक है। हम मतलब जो भी हमारा केमिकल रिएक्शन हो रहा है उसके अंदर हेल्प कर रहा है। Size of an atom, atomic radius is measured in nanometer। अगर मैं एटम के रेडियस की बात करूं, एटम तो दिखता ही नहीं हमारे आंखों से, तो कितना छोटा होगा ना। तो जो छोटा एलिमेंट है, सॉरी एटम है, उसका रेडियस क्या है, नैनोमीटर होगा उसका रेडियस, क्या। नेक्स्ट वन, सिंबल ऑफ एटम। एटम के बहुत अलग अलग सिंबल है, जैसे हाइड्रोजन देख रहे हो आप कैसा बन रहा है, कार्बन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, सल्फर, आयरन। अब ये मत सोचना कि मैम ने ये दे दिया इतना सारा याद करना पड़ेगा, नहीं, आपको ये सिंबल्स याद नहीं करने, एग्जाम में नहीं पूछे जाते, लेकिन हाँ आपको सीरीज वाइज एलिमेंट्स याद करने पड़ेंगे, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बोरॉन, इस तरीके से लर्न करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये सिंबल आपको दिखाया जा रहा है कि IUPAC, ये क्या है हमारी, ये वो इंस्टीट्यूट है जो ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारा काम करती है इन सब चीजों के ऊपर। उन्होंने इन एलिमेंट को इन सिंबल्स के जरिए दिखाया गया है, ठीक है।
नेक्स्ट वन, सिंबल ऑफ सम कॉमन एलिमेंट। अब हमारे कुछ एलिमेंट है जिनके सिंबल्स के जरिए हम दिखा रहे हैं। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो हाइड्रोजन दे रखा है आपको, ठीक है। हाइड्रोजन को हम किससे डिनोट कर रहे हैं? एच से। हीलियम है, किससे डिनोट कर रहे हैं? एच ई। लिथियम Li, बेरिलियम बी, बोरॉन बी, कार्बन सी, नाइट्रोजन एन, ऑक्सीजन ओ। तो इस तरीके से ये जो हमारे एलिमेंट है ना, ये 20 एलिमेंट, एटलीस्ट 20 एलिमेंट याद करके जाना एग्जाम में, ये आपको बहुत हेल्प करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, मॉलिक्यूल क्या है? मॉलिक्यूल मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी हम पढ़ लेते हैं। Molecule क्या है? It is the smallest particle of an element or a compound which can exist independently. Molecule क्या है? ये वो छोटा पार्टिकल है हमारे एलिमेंट का और कंपाउंड का, जो कैसे रह रहा है? इंडिपेंडेंटली रह रहा है, फ्रीली रह रहा है, ठीक है। मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट कॉन्स्टिट्यूट द सेम टाइप ऑफ एटम। जो मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल के अंदर कैसे एटम रहते हैं? सेम तरीके के एटम रहते हैं, लाइक हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, सारे हाइड्रोजन का एलिमेंट क्या कहलाएगा? मॉलिक्यूल कहलाएगा। मॉलिक्यूल में भी मोनोएटॉमिक, डायएटॉमिक, पॉलीएटॉमिक। बोले तो मोनोएटॉमिक का मतलब होता है जिसके अंदर एक एटम होता है। डायएटॉमिक मतलब जिसके अंदर दो एटम होते हैं। पॉलीएटॉमिक मतलब जिनके अंदर तीन या तीन से ज्यादा एलिमेंट होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इनको डिवाइड करा है, हमारे मॉलिक्यूल्स को उनके एटम्स के अनुसार डिवाइड करा। मैंने आपको पहले ही बताया था, एटम को इकट्ठे मिला दोगे तो क्या बन जाएगा? मॉलिक्यूल, ठीक है। अब एक मॉलिक्यूल है तो मोनोएटॉमिक, दो हो गए तो डायएटॉमिक, तीन या तीन से ज्यादा हो गए तो पॉलीएटॉमिक। Next one, molecule of compound join together in definite proportion and constitute a different type of atom. हमारे जो मॉलिक्यूल के कुछ कंपाउंड बनता है। कंपाउंड बनने की तरीका मैंने आपको पहले ही बताया। कंपाउंड कैसे बनता है? जब हम अलग अलग एलिमेंट्स को आपस में मिलाते हैं तो वो कंपाउंड बनाता है, ठीक है। तो मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड का मतलब क्या है? अलग अलग मॉलिक्यूल को जो मिलाओगे तो कंपाउंड बनाएगा। जब इन मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ देते हैं, ज्वाइन टुगेदर, अलग अलग प्रोपोर्शन में जब इनको जोड़ते हैं तो वो अलग अलग तरीके के एटम्स के साथ मिलकर एक कंपाउंड को बनाता है। हम लोग अभी तक एटम के बारे में पढ़ चुके, मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ चुके। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? एटॉमिसिटी क्या है, ठीक है। बहुत सिंपल चीज है, स्ट्रेस नहीं लेना। द नंबर ऑफ एटम कॉन्स्टिट्यूटिंग अ मॉलिक्यूल इज नोन एज एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी क्या है? कि हमारे कितने नंबर ऑफ एटम्स पाए जा रहे हैं किसी मॉलिक्यूल के अंदर, उसको क्या कहेंगे? एटॉमिसिटी के नाम से जानेंगे, ठीक है। लाइक कोई मॉलिक्यूल है जिसके अंदर हाइड्रोजन के 5 एलिमेंट पाए जा रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा? पॉलीएटॉमिक। अगर 2 पाए जा रहे तो क्या कहलाएगा? डायएटॉमिक। अगर 1 पाया जा रहा है तो क्या कहलाएगा? मोनोएटॉमिक। एटॉमिसिटी को 3 पार्ट्स में डिवाइड करा है, मोनो, डाई और पॉली। मोनो मतलब जिसके अंदर एक एटम होता है, डाई मतलब जिसके अंदर 2 एटम होते हैं, और पॉली मतलब जिसके अंदर 2 से ज्यादा एलिमेंट, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट वन इज आयन। ये आया है हमारा नया टॉपिक। आयन क्या है? तो चार्ज पार्टिकल आर कॉल्ड आयन। जितने भी हमारे चार्ज पार्टिकल होते हैं वो सब क्या कहलाते हैं? आयन कहलाते हैं। थोड़ा बहुत शायद तुमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा। एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ आयन का। कभी हम लोगों ने नायलॉन के कपड़े जब हम पहनते हैं, हमने स्वेटर उतारे होंगे, तो उस समय हम स्पार्कलिंग देखते हैं हल्की सी, क्या? क्यों है? क्योंकि उसके अंदर आयंस है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, जिसको हम चार्जेस के नाम से भी जानते हैं। इसी के साथ साथ मैं बात करूं तो आपने बचपन में बहुत करा होगा, ऐसे स्केल सर में रगड़ के फिर उसके बाद पेपर्स को ऐसे करके उठा लेते थे, वो पेपर उठ जाते थे। रीजन क्या था? क्योंकि वहां पे चार्जेस क्रिएट हो रहे थे, आयंस क्रिएट हो रहे थे, पॉजिटिव आयन, नेगेटिव, ठीक है। तो अब यही आयन किसके अंदर पाए जाते हैं? एलिमेंट्स के अंदर पाए जाते हैं। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? आयंस के बारे में। The charge particle are called ions. जितने भी हमारे चार्ज पार्टिकल होते हैं वो आयंस के नाम से आयन के नाम से जानते हैं हम उनको। They are formed by attaining positive charge और negative charge on it. उनके वो क्या करते हैं? अपने अंदर कुछ पॉजिटिव चार्ज को रखते हैं, कुछ नेगेटिव चार्ज को रखते हैं। अभी तक हमने किसके अंदर पढ़ा है कि हाँ भाई कपड़ों के अंदर आयंस होते हैं, सिल्की बालों के अंदर आयंस होते हैं, ठीक है। लेकिन अब हम किसके अंदर बात कर रहे हैं? एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स के अंदर बात कर रहे हैं कि उनके अंदर आयंस होते हैं नहीं होते। नेगेटिवली
चार्ज आयन इज कॉल्ड एनायन। जो हमारे नेगेटिव चार्ज वाला आयन होता है उनको एनायन के नाम से जाना जाता है, और जबकि हमारे पॉजिटिव चार्ज वाले आयन को हम कैशन के नाम से जानते हैं। अब हम पढ़ते हैं वैलेंसी क्या है। अभी तक हम बहुत सारे टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं, अब हम लोग जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है वैलेंसी। The combining capacity of an element is known as its valency. Valency is used to find out how the atom of element will combine. जो किसी भी एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी है उसको कहते हैं हम वैलेंसी, ठीक है। इट्स मीन ये एक एटम है, ठीक है, ये एटम दूसरे एटम के साथ कंबाइन होने की इसकी जितनी क्षमता होगी उस वैलेंसी बोलेंगे, ठीक है। with the atom of another element to form a chemical compound, किसके साथ ये कंबाइन होगा, दूसरे एलिमेंट्स के साथ कंबाइन होगा जिसके साथ मिलकर ये कंपाउंड को फॉर्म करेगा। Every atom wants to become stable. To do so, it may lose, gain or share electron. जितने भी एटम्स है हमारे आसपास, जितने भी एटम्स है वो स्टेबल रहते हैं, ठीक है। स्टेबल किसकी मदद से रहते हैं, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को या तो लूज करते हैं या गेन करते हैं या अपने इलेक्ट्रॉन्स को किसी और के साथ शेयर कर देते हैं, ठीक है। If an atom consists 1, 2 or 3 electron in its valence shell, then its valency is 1, 2 or 3 respectively. अगर किसी एटम के अंदर 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स पाए जा रहे हैं उसके शेल के अंदर, तो जो उसकी वैलेंसी होगी वो कितनी होगी, 1 होगी, 2 होगी या 3 होगी। नेक्स्ट, if an atom consists 5, 6, 7 electron in the outermost shell, then it will gain 3, 2 और 1 इलेक्ट्रॉन रिस्पेक्टिवली। अब मैं किसकी बात कर रही हूँ कि अगर किसी इलेक्ट्रॉन के अंदर 5 एलिमेंट है, 6 है या 7 है, तो इस दौरान पर क्या होगा, जो उसके बाहर का जो सबसे भारी शेल होगा उसको 3 इलेक्ट्रॉन या तो गेन करने पड़ेंगे या 2 करने पड़ेंगे या 1 करने पड़ेंगे। अगर 5 है तो वो 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, तभी तो आउटर मोस्ट शेल में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उसको फिल करने के लिए 5 को 3 की और जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इस दौरान पर क्या हुआ, जो 5 है वो किसके साथ 3 और इलेक्ट्रॉन इसके साथ कंबाइन हो गए, तब इसका आउटर मोस्ट शेल क्या हो गया, फिल हो गया। इट्स मीन ये क्या कर रहा है, गेनिंग कर रहा है, ठीक है। अगर किसी पर 6 इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट शेल में, तो 6 तो ये हो गए हमारे, और 2 और जोड़ दो, 6 और 2 8 हो गए। इट्स मीन उस समय पर वो किसी और बंदे से क्या करेगा, किसी और एटम से वो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा, ठीक है। इसी तरीके से 2, इसी तरीके से 1, और यही क्या कहलाई जाती है, वैलेंसी। मतलब हम जब किसी और अनदर एटम से क्या लेते हैं, उनके इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं, तो वही क्या कहलाती है, वैलेंसी। जितनी कम पड़ रही है हम उतनी दूसरे एटम से ले रहे हैं, यही क्या कहला रही है, वैलेंसी। मोस्ट लाइकली आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, हमारे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, इन एलिमेंट्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं क्या है। आपको मोस्ट लाइकली 20 तक एलिमेंट्स लर्न होने चाहिए ताकि आगे आपको हेल्प मिले, ठीक है। अभी आपको लगेगा मैम क्यों याद करे, इतने सारे हैं, याद करके क्या ही करना है। अभी आपको इतना फर्क नहीं पता लगेगा, लेकिन आगे 10th में पढ़ोगे तो 10th में आपको फर्क पता लगेगा कि हाँ इसको याद करना जरूरी है, ओके। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। If an atom has 4 electrons in the outermost shell, then it will share this electron, hence its valency will be 4. क्या कहना चाह रहा है, इसकी बात समझ लेते थोड़ी सी। लाइक मान लो कार्बन है, ठीक है, कार्बन के एलिमेंट्स कितने होते हैं, टोटल 6 होता है। इसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहो तो मैं कैसे कर सकती हूँ, 2 और 4, 2 और 4 की इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। अब 2 और 4 के इसमें मैंने बांट दिया, लेकिन अभी भी इसके बाहरी शेल कंप्लीट नहीं है। बोले तो ये कंप्लीट है, 2 होने चाहिए, 2 है, लेकिन यहाँ तो 8 होने चाहिए, लेकिन 4 ही है। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, ये दूसरों के साथ शेयर कर लेता है। तो इस दौरान पर हमारा जो ये कार्बन का एलिमेंट है ये पूरा हो जाता है। अब जैसे हमारा ये शेल है, ठीक है, हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसको बांटते कैसे हैं, पहले शेल में 2 होते हैं, फिर 8 होते हैं, फिर 8 होते हैं, देन 16, 16, 32, 32, 64, 64, इस तरीके से हम डिवाइड करते जाते हैं।
अब जैसे यहाँ पर 6 था तो 2 इलेक्ट्रॉन्स को देना है पहले हमें फर्स्ट शेल को, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दिया और दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ दिया, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिए। अब कितने देना है? 4, 1 2 3 एंड 4 हमारे। लेकिन अभी भी इसके अंदर कितने की कमी है? 4 की कमी है। तो 4 क्या हो गई? इसकी वैलेंसी हो गई। ठीक है, वैलेंसी क्या है? आउटर मोस्ट शेल को फिल करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ती है वो क्या होती है? उसकी वैलेंसी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। If an atom has 8 electron in the outermost electron and hence its valency will be 0. क्या कहना चाह रहा है ये कि अगर इसके बाहरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं तो उस सिचुएशन में मैं बोल सकती हूँ कि इसको और इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैंने आपको बताया था पहले 2 होते हैं, फिर 8 होते हैं, फिर 8 होते हैं। अगर उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 है तो हमें और इलेक्ट्रॉन्स उसको देने की जरूरत नहीं है, ना उसको गेन करना ना उसको लॉस करना। तो इस सिचुएशन में जो उसकी वैलेंसी होगी वो 0 होगी। ठीक है, अब बहुत सारे एलिमेंट्स है, ये टेबल मैंने पहले से निकाल के रखी थी, तो इसके अंदर हम देख लेते हैं कौन से इलेक्ट्रॉन को कितने की जरूरत है। जैसे हाइड्रोजन की बात करें, इसका केमिकल सिंबल H है, एटॉमिक मास आपको नहीं पढ़ना, इसकी वैलेंसी क्या है? 1। इसी तरीके से हीलियम की बात करें, हीलियम है, इसकी वैलेंसी कितनी है? 0। 0 कैसे है? एक बार इस पर गौर कर लेते हैं। हीलियम के पास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो टोटल कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स है। तो यहाँ पे हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स है हीलियम के पास। ठीक है, बीच में क्या है? न्यूट्रॉन। ठीक है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या आते हैं? इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। अब कितने हैं हीलियम पर? 2 ही है ना, तो चलो अब 2 इलेक्ट्रॉन्स को शो कर देते हैं। यहाँ पे 1 बना दिया और यहाँ पे 2 बना दिया। अब पहले शेल में तो 2 ही चाहिए ना, तो 2 तो बन गए। अब इसको और एलिमेंट्स की जरूरत नहीं है अपने शेल को पूरा करने के लिए, तो इसलिए इसकी वैलेंसी कितनी हो गई है? 0। नेक्स्ट वन इज लिथियम। लिथियम को कितना की जरूरत है? एक को लूज कर देगा ये। ठीक है, बेरिलियम। बेरिलियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। बोरॉन। बोरॉन अपने 3 एलिमेंट को लूज करेगा। कार्बन अपने 4 एलिमेंट को शेयर करेगा। नाइट्रोजन गेन करेगा अपने 3 एलिमेंट को। ऑक्सीजन की बात करें तो 2 एलिमेंट को गेन करेगा। फ्लोरीन ये 1 एलिमेंट को गेन करेगा। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की। अब हम बात करते हैं केमिकल फॉर्मूला रूल्स। हमारे फॉर्मूले को बनाने के लिए किन किन नियमों का ध्यान रखना चाहिए? लेट्स टॉक अबाउट इट। The valency और charges on the ion must balance। हमारे जो वैलेंसी है या फिर चार्जेस बोल सकती हूँ, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस, इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि पॉजिटिव कब लगना है, नेगेटिव कब लगना है। Metal and non-metal compound should show the name or symbol of the metal first। हमें क्या करना चाहिए? सिंबल के जरिए दिखाना चाहिए जो उसका नेम है, मतलब कोई है, सोडियम है, लिथियम है, वैलियम है, बोरॉन है, कार्बन है, कुछ भी है हमारा, उसको किसके जरिए डिनोट करना चाहिए? सिंबल के जरिए। If a compound consists of polyatom ions, the ion is enclosed in a bracket before writing the number to indicate the ratio। हमें कोई भी पॉलीएटॉमिक आयन है, पॉलीएटॉमिक कौन सा होता है? जिसके 2-3 से ज्यादा आयन होते हैं वो पॉलीएटॉमिक आयन है। ठीक है, तो इस दौरान पर हमें जब भी ऐसे सिंबल को लिखना चाहिए तो उसको हमें ब्रैकेट में डाल के लिखना चाहिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है SO4 की पूरी होल पावर क्या दे रखी है? 2। तो ये क्या है? पॉलीएटॉमिक रेडिकल है या पॉलीएटॉमिक आयन है जिसको हमने इस तरीके से डिनोट करा है। नेक्स्ट वन इज मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? It is the sum of the atomic mass of all the atom in molecule of the substance। ये क्या है? हमारे एटॉमिक मास है, जितने भी एटम है हमारे उन सभी के एटॉमिक मास को अगर मैं जोड़ दूं तो ये क्या देगा मुझे? मॉलिक्यूलर मास देगा। ठीक है, तो इट्स मीन अगर आपको एटॉमिक मास भी याद करना है, ठीक है, तो एटॉमिक मास मैंने आपको पीछे की स्लाइड में दिखाया था, जो मैंने बोला आपको नहीं पढ़ना, लेकिन मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए आपको वो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारा
जितने भी एटम्स है उनका सम करा जाता है तो उससे मॉलिक्यूलर मास निकलता है। लाइक एक कंपाउंड दे रखा है यहाँ पर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन का मॉलिक्यूलर मास लोगे और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास लोगे। ऑक्सीजन क्या है O2, तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूलर मास को आप 2 बार मल्टीप्लाई करोगे, उसके बाद क्या निकलेगा आपका मॉलिक्यूलर मास निकलेगा। जैसे कि आपको यहाँ कार्बन का बता रखा है 12.01 और यहाँ पे आपको ऑक्सीजन का बता रखा है 16.00, तो 16 का डबल कर दो 32, 12.01 के अंदर हमने 32 जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा 44.011 यूनिट। मॉलिक्यूलर मास आप तभी निकाल सकते हो जब आपको प्रॉपर तरीके से याद होगा किसी भी एटम के मास, ठीक है। अगर AMU आपको याद है तो आप ये इजीली निकाल सकते हो, अदरवाइज आपको दिक्कत होगी। तो अब ये कर सकते हो आपकी कुछ जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स आप उनके एटॉमिक मास को याद कर सकते हो, या फिर अगर आपकी लर्निंग कैपेसिटी अच्छी है तो आप सारे लैंग्वेज याद कर। नेक्स्ट चलते हैं मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट क्या है? It is defined as 1 mole of any species, atom, molecule, ion or particle is that quantity in number having a mass equal to its atomic or molecular mass in gram. 1 mole is equal to 6.022 multiply 10 to the power 23 in number. Okay. मोल कॉन्सेप्ट क्या है? अगर मैं मोल कॉन्सेप्ट की बात करूं तो ये लगभग एवोगैड्रो नंबर के बराबर होता है। एवोगैड्रो नंबर क्या है हमारा? 6.022 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 23, इसको एवोगैड्रो नंबर भी बोला जाता है, ठीक है। ये हमारा ये अगर बात करें कोई भी एटम है, मॉलिक्यूल है, आयन है, कि कोई भी पार्टिकल है, ठीक है, किसी भी स्पीसीज के पार्टिकल है, उन पार्टिकल्स के एक एटम किसके बराबर होगा? 1 मोल के एक एवोगैड्रो नंबर के बराबर होगा, जिसको हम मोल कॉन्सेप्ट बोलते हैं। अभी आपको पूरी तरीके से इसको नहीं पढ़ना, अभी आपको सिर्फ ये पढ़ना है मोल कॉन्सेप्ट क्या है, एवोगैड्रो नंबर क्या है, ठीक है। होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।